हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। कल टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट था जिसमें 20 क्वेश्चन हम करवा चुके थे मॉडर्न हिस्ट्री का। आज उससे आगे वाला क्वेश्चन सब देखेंगे। 21 नंबर से आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से हिंद महासागर में नौसैनिक वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति, कौन सा ब्लू वाटर नीति का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि ब्लू वाटर नीति किसने शुरू किया था? कहाँ पर? हिंद महासागर में। कहाँ चलाया गया था ब्लू वाटर नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ये हिंद महासागर में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। और ये कौन था? तो ये पुर्तगाली प्रथम गवर्नर था। कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। इसी के द्वारा ब्लू वाटर नीति चलाया गया था, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्या था? आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ब्लू वाटर नीति जिसे काटज प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे काटज प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था ये नीति? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। और वो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था। क्या था वो? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। कौन? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक है। इस नीति का उद्देश्य क्या था? तो इस नीति का उद्देश्य था कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों को नौसैनिक वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करना। क्या था? पुर्तगालियों का नौसैनिक वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करना हिंद महासागर में, ठीक है। यह नीति भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक भू आधारित साम्राज्य स्थापित करने के बजाय हिंद महासागर में व्यापार और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने पर केंद्रित था। किस पर था? इस पर भू आधारित साम्राज्य स्थापित करने के बजाय हिंद महासागर में व्यापार और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने पर केंद्रित था। क्योंकि हिंद महासागर में ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया, तो कॉमन सी बात है कि उसी पर वो नियंत्रण करना चाह रहा था, ठीक है। तो आप कंफर्म हो चुके हैं कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो अल्मेडा था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पुर्तगाली कंपनियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? अल्बुकर को माना जाता है, ठीक है। गोवा को किसने छीना था 1510 में? तो अल्बुकर ने छीना था। किसने छीना था? अल्बुकर ने छीना था, ठीक है। और अल्बुकर को ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भारत के आर्थिक इतिहास पुस्तक का लेखक थे आरसी दत्त। कौन थे? आरसी दत्त थे। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त। क्या नाम है? रमेश चंद्र दत्त, जिन्हें आरसी दत्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस विषय पर 2 खंडों में एक विस्तृत रचना की थी, जिसमें विशेष रूप से पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। कब हुआ था पलासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। और पलासी का युद्ध से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक के ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है, ठीक है। यह पुस्तक ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के आर्थिक प्रभावों और निष्कासन सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, उसका गहन विवेचना किया गया है इस पुस्तक में। कौन सा पुस्तक में? भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक में, ठीक है। जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? जिसकी रचना किया गया था आरसी दत्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आरसी दत्त के द्वारा, ठीक है। अगर अंबेडकर की बात की जाए तो मूक नायक नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बी आर अम्बेडकर ने। किसने लिखा था? बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा नहीं जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे ही। तो आपसे पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का स्थापना हुआ था, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इनके साथ ही अन्य 6 सदस्य भी थे, यानी कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। एक बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष हो गए, इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बात की जाए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया। कौन सा? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। और ट्रेन थ्योरी किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का है, ठीक है। ये कूट में है। सूची 1 को सूची
तो से सुमेलित कीजिए, यानी कौन से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, ये गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, गोमधर कुंवर के द्वारा। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल। किसके द्वारा किया गया है, भगत जवाहर मल के द्वारा। पाइका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो पाइका आंदोलन का नेतृत्व किया था बक्सी जगत बंधु के द्वारा। ठीक है, बक्सी जगबंधु विद्याधर के द्वारा किया गया था। एका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, मदारी पासा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मदारी पासी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पाइका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पाइका आंदोलन हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मणिपुर में। कहाँ हुआ था कूका आंदोलन, ये हुआ था मणिपुर में। ठीक है, अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था, तो अहोम विद्रोह हुआ था असम में। कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। और एका कहाँ हुआ था, तो एका हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, मैं तो बता ही दी आंसर। घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे, यानी कि घेरा का नीति किसके द्वारा चलाया गया था, तो घेरे का नीति चलाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, घेरे की नीति ये क्या कहता था, घेरे की नीति के प्रणेता वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, उन्होंने इस नीति को भारत में ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया था। जिसके तहत क्या था, जिसके तहत उनके आसपास मित्रवत या आश्रित भारतीय राज्यों के बफर जोन बनाए गए थे, खास तौर पर बंगाल को मराठों और अफगानों जैसे बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो घेरे की नीति किसने चलाया था, तो घेरे की नीति चलाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। वहीं अगर विलियम बेंटिक की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जबकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में सर्वप्रथम रेलवे चलाया गया था। कब चलाया गया था, रेल कब चला था भारत में, तो 1853 में चला था। कब चला था, 1853, 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, तो बम्बई से थाने तक चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था, बम्बई से थाने के बीच चला था। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ठीक है, किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। हड़प नीति किसके शासनकाल में लाया गया था, तो हड़प नीति डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड वेलेजली, तो आपसे पूछा जाएगा सहायक संधि किसके शासनकाल में आया था, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में लाया गया था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही लाया गया था सहायक संधि। ठीक है, और सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला प्रथम कौन सा राज्य था, तो प्रथम हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो प्रथम देसी रियासत कौन सा था जिसने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, तो प्रथम देसी रियासत हैदराबाद था। ठीक है, और किसके द्वारा चलाया गया था सहायक संधि, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू, कानू, चांद, भैरव और मुर्मू ने किया था। भैरव ने मुर्मू ने किया था, बिल्कुल सही है। हुल के दमन के तुरंत बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है, आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसका एक ही कथन सही है। ठीक है, 1805 कब हुआ था संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। और संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व ज़्यादातर 2 ही भाई देता है, सिद्धो कानू, लेकिन 4 भाइयों के द्वारा किया गया था, सिद्धो कानू, चांद और भैरव मुर्मू के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही इनकी 2 बहनों भी थी। बहन कौन कौन थी, तो फूलो और झानो बहन थी। ठीक है, जिसने समर्थन किया, मतलब जिसने सहयोग किया था संथाल विद्रोह में। संथाल हुल के बाद 1876 में, कब, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, जबकि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1876 में। तो क्या तुरंत बाद लाया गया था, बिल्कुल नहीं, तुरंत बाद नहीं लाया गया था, 1876 में लाया गया था। ठीक है, और जिसने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी थी। क्या था, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो ये
नियम के अनुसार, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई गई थी। बिरसा आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, जिसने आदिवासी और दलित भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत क्या किया गया था, तो आदिवासी के साथ साथ दलित भूमि की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन एक ही जाति या समुदाय तथा कुछ निर्धारित क्षेत्रों में जिला कलेक्टर की अनुमति से भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी। दोनों अधिनियम झारखंड में आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17वीं शताब्दी में स्थापित भारत का पहला अंग्रेजी किला कौन सा था? तो पहला अंग्रेजी किला कौन सा था? तो पहला अंग्रेजी किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1639 में की गई थी। कब की गई थी? 1639 में। ठीक है, और 1639 से 40 के बीच किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? मद्रास में, वर्तमान मद्रास में बनाया गया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह पहला किला था। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था, जिसने भारतीय तट पर एक सुरक्षित व्यापारिक केंद्र की नींव रखी थी। यह किला अंग्रेज व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करता था और धीरे धीरे मद्रास शहर का विकास इसी किले के चारों ओर हो गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ है? तो फोर्ट विलियम किला है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कूट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका वाला है? कूट वाला है। ये मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यानी कि बख्त खान कहाँ से नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह में। कौन सा विद्रोह में? 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कौन कौन कहाँ से किया था? तो बख्त खान कहाँ से किया था? ये दिल्ली से किए थे। कहाँ से किए थे? दिल्ली से किए थे। लियाकत अली कहाँ से किए थे? तो लियाकत अली किए थे बरेली से। कहाँ से किए थे? बरेली से। अहमदुल्ला शाह कहाँ से किया था? तो अहमदुल्ला शाह किया था फैजाबाद से। कहाँ से किया था? फैजाबाद से। बहादुर खान कहाँ से किए थे? तो बहादुर खान इलाहाबाद से किए थे। कहाँ से किए थे? बहादुर खान इलाहाबाद से किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इस तरीके से मिला लीजिएगा। बख्त खान दिल्ली से, अहमदुल्ला फैजाबाद से, लियाकत अली इलाहाबाद से और बहादुर खान बरेली से किए थे। बहादुर खान कहाँ से किए? सॉरी, गलत मिला दिए क्या? एक मिनट रुकिए। बख्त खान किए थे दिल्ली से, अहमदुल्ला फैजाबाद से, बहादुर खान बरेली से और लियाकत अली इलाहाबाद से किए थे। लियाकत अली कहाँ से किए थे? तो लियाकत अली इलाहाबाद से किए थे। ठीक है, अगर अहमदुल्ला शाह की बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया था। इन पर किस पर? आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति में अंग्रेज किसे पकड़ने के लिए उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था? तो अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसी प्रकार से वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए उन पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। अंग्रेजों द्वारा कितने इनाम घोषित किया गया था? वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए 25,000 का। अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए कितने हज़ार का इनाम घोषित किया गया था? तो 50,000 को। इसी प्रकार से बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 का इनाम, 1,000 का इनाम घोषित किया गया था। कितने का? 1,000 या 500 का इनाम घोषित किया गया था। थोड़ा सा मिसमाइंड हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उन पर भी इनाम घोषित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू की गई थी? तो अभी जस्ट मैं बताई थी सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो सहायक संधि वेलेजली के शासनकाल में लागू किया गया था। किसके शासनकाल में लागू किया गया था? वेलेजली के शासनकाल में। और वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक है? 1758 से 1805 तक है। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये कार्य किए थे और भारतीय रियासत पर ब्रिटिश नियंत्रण और विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली को लागू किया गया था और उसे पूर्ण रूप से सहायक संधि की पहली सुव्यवस्थित स्वीकृति किसने दिया था? अभी जस्ट मैं बताई थी पिछला क्वेश्चन में, सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला कौन सा देशी रियासत था? तो हैदराबाद था। कब इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था हैदराबाद के द्वारा? तो 1758 में ही। 1758 में ही सहायक संधि को लागू किया गया था और 1758 में, सॉरी 58 बोल रहे हैं, 98, 1798 में। ठीक है, 1798 में ही हैदराबाद ने एक्सेप्ट कर लिया सहायक संधि को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज शाह मेहता, केटी शाह तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी जैसे नेताओं द्वारा किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी? तो किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको महाराष्ट्र त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है त्रिमूर्ति के नाम से? तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग को जाना जाता है। ठीक है,
और अगर पूछा जाए आपसे इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के हितों की रक्षा करना और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना, संवैधानिक सुधारों की मांग करना और क्या था, शासन प्रणाली में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगर मद्रास महाजन सभा की बात की जाए तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, मद्रास महाजन सभा की स्थापना, अगर मद्रास महाजन सभा की बात की जाए तो कब स्थापना की गई थी, 1884 में। कब की गई थी, 1884 में। किसके द्वारा की गई थी, जी सुब्रमण्यम के द्वारा। किसके द्वारा, जी सुब्रमण्यम के द्वारा। भारतीय समाज की बात की जाए तो इसे इंडियन लीग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंडियन लीग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आनंद मोहन बोस के द्वारा। कब किया गया था, 1872 में किया गया था, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। कब की गई थी, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कूट में मिलाने को देता है ये सब क्वेश्चन, कभी इसभी दे देगा, कभी नाम दे देगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 1510 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा हस्तांतरित किया था। क्या ये सच है, तो ये गलत है, क्योंकि 1510 में तो गोवा को जीता ही था। किसके द्वारा जीता गया था, अल्बुकर के द्वारा। तो 1510 में ही कहाँ से मुख्यालय बना लिया जाएगा गोवा को, नहीं। उसके शासनकाल में दीव और बसीन पर पुर्तगाली वो का कब्जा हो गया था। क्या ये सही क्वेश्चन है, तो जी बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, उसने विजयनगर के श्री कृष्ण देव राय से भटकल पर कब्जा किया था। क्या ये सही है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी सही नहीं है। उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था, तो अल्बुकर्क के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, अल्बुकर्क के द्वारा। आइए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। नीनो डी कुन्हा ने 1529 से, उसका शासनकाल कब से कब तक था, 1529 से 1538 तक शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था, 1529 से 1538 तक उसने शासन किया था। और इसी दौरान 1530 में उसने पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा हस्तांतरित कर दिया। कहाँ से हस्तांतरित कर दिया, कोचीन से गोवा उसने पुर्तगालियों का मुख्यालय हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। और इसने क्या किया, अल्फांसो दी अल्बुकर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से भटकल पर कब्जा किया था। किसने कब्जा किया था भटकल पर, तो अल्बुकर ने किया था। और इसी ने सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया था। किसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो अल्बुकर ने लगाया था, जिसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत हो जाएगा डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था। तो किसे प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया था, बहादुर शाह द्वितीय को। किसे घोषित किया गया था, बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो किसके द्वारा कहा गया था, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था, ठीक है। भारतीयों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने का यह पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। इस विद्रोह के दौरान ही घोषित प्रतीकात्मक नेता कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। कौन था मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट, तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया, जिससे वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस विद्रोह का प्रमुख चेहरा और एकजुटता का प्रतीक बन गए। हालांकि वे स्वयं इस भूमिका को लेकर अनिच्छुक थे और उनके पास वास्तविक सत्ता सीमित थी, इसलिए वो अनिच्छुक थे। उनका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो इच्छा भी नहीं कर रहा था उनको कि मैं प्रतीकात्मक नेता बनूं या भारत का सम्राट बनूं, लेकिन उनको बनाया गया था भारतीयों के द्वारा उस समय। हालांकि लास्ट में वो हार गए थे और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, रंगून, जो वर्मा का राजधानी था। वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वर्मा, ठीक है। वहीं पर उनको निष्कासित कर दिया गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, तो रंगून में ही हो गई थी, यानी कि म्यांमार में ही हो गई थी उनकी मृत्यु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। युद्ध और संबंधित संधियाँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एला सापल की संधि से। किस संधि से? एक्साला सापल या एला चापल की संधि भी कहा जाता है इसे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि के तहत। किस संधि के तहत हुई थी? पांडिचेरी की संधि के तहत। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि हुई थी पेरिस संधि के तहत समाप्ति हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। मद्रास की संधि से समाप्ति किसकी हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, ईस्वी भी जान लीजिए, क्योंकि देखिए अभी संधि दे दिया है, कभी कभी एग्जाम में ईस्वी दे देता है और फिर मिलाने के लिए दे देता है, तो कैसे आप लोग मिला पाओगे, इसलिए ईस्वी भी लिख लो। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो हुआ था 1746 से 1748 के बीच। कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 के बीच। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1754 से 1763 के बीच। कब कब हुआ था? प्रथम हुआ था 1746 से 48, दूसरा हुआ था 1749 से 1754 और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1754 से 1763 तक, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। ठीक है, तो प्रथम की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी मंगलोर की संधि के तहत। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ठीक है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किसी संधि के तहत नहीं हुई थी, बल्कि युद्ध स्थल में ही टीपू सुल्तान मारे गए, तो संधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा, आई होप, क्योंकि मैं तो ऊपर मिला ही दी हूँ, तो आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने अपनी प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, कोझिकोड, ये तो बिल्कुल नहीं। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, आगरा, बिल्कुल नहीं। दिल्ली, मथुरा, उदयपुर, उज्जैन और वाराणसी। उदयपुर था ही नहीं, तो दिल्ली था, जयपुर था, वाराणसी था, मथुरा था, उज्जैन था। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जयसिंह के द्वारा 5 जगह पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। कहाँ कहाँ करवाया गया था? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। और एक जयपुर का वेधशाला है जिससे यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? जयपुर के जंतर मंतर को। ठीक है, के वेधशाला को शामिल किया गया है। और वाराणसी का वेधशाला जो था, वाराणसी बोर्ड है, जो मथुरा का वेधशाला था वो तो 1857 के विद्रोह के समय ही तहस नहस हो गया था। और बाकी सब वेधशाला कुछ कुछ है, कुछ कुछ जर्जर अवस्था में है, लेकिन कुछ सही सलामत भी है। अगर जयसिंह की बात की जाए तो सवाई जयसिंह जो 18वीं सदी के राजस्थान में आमेर की कछवाहा वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? तो कछवाहा वंश के राजा थे। सवाई जयसिंह के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था, जो एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। कौन सा पुस्तक? जीज मोहम्मद शाही। आपसे पूछा जाएगा कि जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ लिखा गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि सवाई जयसिंह के द्वारा जो वेधशालाओं का निर्माण किया गया था, इस सारे वेधशालाओं को किस नाम से जाना जाता है? सारे वेधशालाओं को जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और इन्हें खगोलीय गणनाओं की सटीकता बढ़ाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कूट वाला है। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किन कारणों से एक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं ले सका था? आधुनिक शिक्षा भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, क्या इसलिए नहीं लिया गया था? बिल्कुल सही है। हिंदुओं और मुसलमानों के भी सहयोग की कमी थी, क्या ये सही है? ये गलत है। ठीक है, भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन किया गया था, ये भी सही है, क्योंकि भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन तो किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 3 सही कथन है। आइए थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं। आधुनिक
शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह को पिछड़े विचारों वाला माना था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन उन्हें भारत के आधुनिकीकरण के कार्य को पूरा करने में मदद करेगा। वे उस समय भारत के पिछड़ेपन को समाप्त करना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। यह एक कारण बना कि आंदोलन पूरे देश में नहीं फैल सका। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि पूरे विद्रोह के दौरान सभी स्तरों पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पूर्ण सहयोग था, जबकि ये क्या कर रहा है? सहयोग नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सहयोग था, पूर्ण सहयोग था। सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर, एक मुसलमान, को अपना सम्राट माना। हिंदू और मुस्लिम विद्रोही और सिपाही एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करते थे। तीसरा कथन क्या कर रहा है कि भारत केवल लगभग 1% रियासतों के शासकों ने ही विद्रोह में भाग नहीं लिया। भारतीय राज्यों के अधिकांश शासकों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके हित ब्रिटिश संरक्षण में बेहतर तरीके से सुरक्षित थे और वे ब्रिटिश ताकत से भी डरते थे। इसलिए उन्होंने तूफान के लिए ब्रेक वाटर के रूप में काम किया था। किसके रूप में काम किया था? ब्रेक वाटर के रूप में काम किया था तूफान में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे इस तरीके से कूट दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। तो भारतीय शासक और बड़े जमींदार जो है वो भाग नहीं लिए थे। अलग की बात है कि इक्का दुक्का भाग लिए थे। एक्सेप्शन के तौर पे आप देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह को, क्योंकि वीर कुंवर सिंह भी एक बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन वो पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन वो अपनी ज़मींदारी को सुरक्षा देने के लिए पार्टिसिपेट किए थे, किसी भी उद्देश्य से किए तो थे ना। लेकिन कुछ तो जमींदार खुद अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ शासक भी अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे। ये भी एक कारण था कि पूरे भारत में ये विद्रोह नहीं फैल सका था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पुर्तगालियों ने 1599 में बंगाल में अपना पहला चर्च स्थापित किया, जिसे बंदेल चर्च कहा जाता है। क्या यह कथन सही है? सही है। दूसरा कथन क्या करा? अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना कारखाना बनाया था। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन गलत है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि डचों ने 1632 में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, जिसे अब पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल ये कथन सही है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेनिशों ने 1664 में भागलपुर में अपनी डेनिश ने 1664 में भागलपुर में अपनी पहली व्यापारी फैक्ट्री खोली थी। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल ये कथन भी सही है। क्या है? ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। एक ही कथन मात्र गलत है, ऑप्शन बी। 1620 में पटना के आलमगंज में अपना कारखाना अंग्रेज ने स्थापित नहीं किया था। कब स्थापित किया था? आइए इसे देख लेते हैं। अगर बात की जाए कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में पटना के नेपाली कोठी में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ की थी? डेनिश ने तो 1774 में की थी। सॉरी, ये क्वेश्चन भी सही है, ये क्वेश्चन भी सही है। ये डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये गलत है, क्योंकि डेनिशों ने 1676 में भागलपुर 1774 में कब? 1774 में अपना पहला उसने पटना के नेपाली कोठी में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया था। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भागलपुर में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि केवल ये गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी। गलत क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना। अंग्रेज ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना कारखाना स्थापित किया था। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। स्थापित करने का प्रयास तो किया था, स्थापित किया भी था, लेकिन वो असफल रहा था। एक सफलतापूर्वक फैक्ट्री स्थापित 1651 में अंग्रेज ने किया था, लेकिन 1620 में भी आलमगंज में किया था। अलग की बात है सफलता मिली या नहीं मिली, लेकिन 1620 में आलमगंज में स्थापित किया था उसने। ठीक है, और सक्सेसफुली 1651 में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 1774 में डेनिश ने पटना के नेपाली कोठी में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की थी इसने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो किसे प्रतीक माना जाता है? पलासी के युद्ध को। किसे माना जाता है? पलासी के युद्ध को। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगर बक्सर की युद्ध की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। आइए इसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैसूर के तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो मैसूर का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जस्ट मैं बताई थी, ये हुआ था 1700
1790 से 92 के बीच हुआ था मैसूर का तीसरा युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच। कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था। जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से 92 के बीच हुआ था। आइए प्लासी के युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह संघर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके बीच हुआ था? यह संघर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह युद्ध एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ जिसने बंगाल में ब्रिटिश प्रभाव को सुदृढ़ किया और भारतीय उपमहाद्वीप पर उनके शासन का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि पूर्ण अधिकार तब हो गया जब बक्सर का युद्ध में बुरी तरीके से हार गया, तब बंगाल पर अधिकार हो गया ब्रिटिशों का, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान प्रांतों और उनके संस्थापकों में से निम्नलिखित सिग्नों पर विचार कीजिए और सही कौन सा सही सुमेलित है। क्या पूछ रहा है? कौन सा या सुमेलित है? हैदराबाद का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हैदराबाद का स्थापना किया गया निजामुल मुल्क के द्वारा। किसके द्वारा हैदराबाद का स्थापना किया गया था? हैदराबाद का स्थापना निजामुल मुल्क के द्वारा किया गया था। अवध का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अवध का संस्थापक था शहादत खान। कौन था? शहादत खान अवध का नवाब था, जिसे किस नाम से जाना था? जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था? बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना था। बंगाल का संस्थापक कौन था? तो बंगाल का संस्थापक था मुर्शिद कुली खान। कौन था बंगाल का संस्थापक? मुर्शिद कुली खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन केवल सही है। कौन सा क्वेश्चन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा हैदराबाद का संस्थापक कौन है? निजामुल मुल्क। कौन है? निजामुल मुल्क आसफ जहां। अवध का संस्थापक कौन है? शहादत खान, जिसे बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। और बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे, जो स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? जस्ट मैं बताई थी कि इंडियन लीग का संस्थापक कौन थे। तो इंडियन लीग का संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार। किसने किया था इंडियन लीग की स्थापना? तो इंडियन लीग की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। कब की थी? 1875 में। कब की थी? 1875 में। सूर्यनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1876 में। सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1876 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यपगत सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया था। क्या ये सही कथन है? बिल्कुल नहीं, ये सही कथन नहीं है। झांसी इस सिद्धांत के तहत शामिल की गई पहली रियासत थी। ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये भी सही नहीं है। इसमें उन राज्यों को शामिल करने का प्रावधान था जहां शासक का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। क्या ये सही? जी बिल्कुल, ये सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर व्यपगत सिद्धांत की बात की जाए तो व्यपगत सिद्धांत को विलय नीति के नाम से भी जाना जाता और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता था। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1848 में लागू किया गया था। कब लागू किया था? 1848 में। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और ये सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो ब्रिटिश पहले किया क्यों जाता है? तो ब्रिटिश की सर्वोच्चता के विस्तार के लिए प्रशासनिक नीति के रूप में इसे उपयोग किया गया था। ठीक है, कंपनी ने व्यपगत सिद्धांत के तहत विभिन्न रियासतों पर विजय प्राप्त की थी, जिनमें 1848 में सबसे पहले किस पर अधिकार किया था? सतारा पर। किस पर अधिकार किया था? सतारा पर। यानी कि व्यपगत सिद्धांत के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो सतारा था। पहला क्षेत्र कौन सा था? सतारा था। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को जीता क्या? हड़प लिया। 1852 में उदयपुर और झांसी को, झांसी को 1853 में, 1854 में नागपुर को और 1855 में तंजौर और अर्काट को, 1856 में अवध को शामिल किया था। और 1856 में अवध को शामिल तो किया गया था, लेकिन व्यपगत सिद्धांत के तहत नहीं। उसे किस सिद्धांत पर तहत? उसे व्यपगत सिद्धांत के तौर पर नहीं मिलाया गया था, उसे कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। अवध को किस आधार पर मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया था। बाकी सारे को हड़प नीति के तहत मिलाया गया था। तो हड़प नीति के तहत मिलाया गया पहला क्षेत्र कौन सा था? सतारा था। कौन सा था? सतारा था। और किसके द्वारा लागू किया गया था हड़प नीति? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो एक सही है। कितने सही हैं? एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो कहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और किसने? तो ये पटना में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में। मैं जस्ट बताई थी अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था ही, आलमगंज में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? आलमगंज में स्थापित किया गया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, ब्रिटिशों ने 1620 में पटना में एक फैक्ट्री की स्थापना की जिसका उद्देश्य क्या था? कैलिको, जिसे सूती वस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलिको को सूती वस्त्र, और रेशम की खरीद और भंडारण था। क्या था? रेशम, कैलिको यानी कि सूती कपड़ा, और रेशम की खरीद और भंडारण था मुख्य उद्देश्य। जल्द ही यह स्थान सोरा, जिसे साल्ट पीटर कहा जाता है, जो एक बारूद था, सोरा के व्यापार का केंद्र बन गया। कौन सा व्यापार का केंद्र बन गया सोरा का? तो बिहार। ठीक है, जिसे फ्रांसीसी, डेनिश, डच और पुर्तगाली जैसे अन्य यूरोपीय भी इस व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने लगे। इस प्रकार पटना बिहार का पहला स्थान बना जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य स्थानों जैसे मुंगेर, पाटलिपुत्र, आरा से पहले अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? पटना में स्थापित किया था। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, यानी कि कल मिलते हैं अपने लोग। तब तक आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जितना भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ आप लोगों को, वो लोग सारा क्वेश्चन वो सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा बिल्कुल इसी टाइप सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक, और आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कूट वाला क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप अगर 68वीं और 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे तो बिल्कुल ईजी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा था। इसलिए आप लोग ईजी वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए और थोड़ा हार्ड वाला भी कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो करेंट अफेयर का वीडियो भी आज पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। करेंट अफेयर से संबंधित भी जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारा आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।